गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? कल वाले नोट्स वगैरह तैयार हो गए आपके? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आज हम उसी से टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा रहेगा राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणाएं। किस तरह से हम राष्ट्रीय आय के विभिन्न मदों को आपस में कैलकुलेशन के लिए उनको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और इसकी शुरुआत हमारी सबसे पहले होगी बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद। अभी तक 9th क्लास में या 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय या घरेलू आय के रूप में पढ़ा था, लेकिन 12th क्लास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं समझ पाएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है राष्ट्रीय आय का होगा बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसकी परिभाषा देखना चाहेंगे तो परिभाषा हो जाएगी कि किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा का मतलब उसमें जहाँ तक उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, उस भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के द्वारा अर्जित आय का योग है। प्रत्येक नागरिक का मतलब वहां का रहने वाला सामान्य निवासी और नागरिक तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सामान्य निवासी से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति उसके आर्थिक हित उस क्षेत्र में जुड़े हुए हों, उस देश के साथ जुड़े हुए हों। नागरिकों कहीं का भी हो सकता है। सामान्य निवासी होने का मतलब है उस देश के साथ उस व्यक्ति विशेष के आर्थिक जुड़े हुए हों। तो भौगोलिक सीमा में रहने वाला व्यक्ति, साथ ही साथ इसका जो आकलन किया जाता है वो एक वित्त वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष का मतलब है वह वर्ष या वह समय अवधि जिसमें किसी देश की आर्थिक क्रियाओं का लेखा जोखा संपादित किया जाता है। हम जैसे अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं, वैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हिसाब किताब रखने के लिए एक टाइम पीरियड है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो जाता है, लेकिन हमारा हिसाब किताब जो अर्थव्यवस्था का रखा जाता है वो वित्त वर्ष के हिसाब से रखा जाता है। और ये वित्त वर्ष भारत में है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो ऐसी स्थिति में इस समय अवधि में जितना भी उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन वस्तुओं का भी हो सकता है, उत्पादन सेवाओं का भी हो सकता है, इस सारे के सारे उत्पादन को हम जो कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके साथ में दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो इसमें हम केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल करेंगे। हम वस्तुएं हमने पढ़ी थी, 2 तरह की वस्तुएं होती हैं। एक मध्यवर्ती वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में अभी भी जारी है, दूसरी वस्तुएं अंतिम वस्तुएं जो उपभोक्ता के लिए काम में आने वाली हैं। उपभोक्ता उसका उपभोग कर लेगा, अब उसके बाद उसकी यूटिलिटी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अंतिम वस्तुओं की बात करेंगे हम। तो राष्ट्रीय आय का जो पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी, इसमें 3 चीजें आपकी होंगी। भौगोलिक सीमा होगी, वित्त वर्ष होगा, समय अवधि होगी, उसके समस्त नागरिकों के द्वारा उत्पादन का मूल्य होगा। अगर परिभाषा के रूप में आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग। समझ में आ गया? किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाएगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे इसको अगर हम बाइफरकेट करके देखते हैं, क्योंकि अभी ये आपकी शुरुआत है और राष्ट्रीय आय के बेसिक कॉन्सेप्ट से है, तो इसमें अगर हम इसको अलग अलग करके देखेंगे तो इसमें 3 बहुत बड़े समीकरण हैं जो हमें समझ लेने हैं। अगर 3 समीकरण हमें समझ में आ गया तो हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय हमारी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो है बाजार कीमत। जो भी आपका उत्पादन किया जा रहा है उसका जो विक्रय किया जाता है मार्केट में किया जाता है, और बाजार में जब हम उत्पाद को बेचने जाते हैं तो दो मद उसमें और जुड़ सकते हैं। एक तो है लागत जो उस वस्तु को बनाने में आई है, उस लागत के साथ साथ सरकार के द्वारा कुछ करों का आरोपण उस वस्तु विशेष पे किया जा सकता है, और ये कर कहलाते हैं आपके अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब वो कर जो लगाए तो उत्पादक पे जाते हैं, लेकिन उत्पादक क्या करता है उनको उपभोक्ताओं तक शिफ्ट कर देता है, वो वस्तु की कीमत में शामिल कर देता है। कई बार आपने वस्तुएं खरीदे होंगे, उसमें लिखा होगा एमआरपी। ये एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ये रिटेल प्राइस वो है और उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित। तो कर कौन से हैं? वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर के साथ साथ कई बार सरकार क्या करती है, उत्पादकों को आर्थिक सहायता भी दे देती है। आर्थिक सहायता एक अलग कॉन्सेप्ट है। उस आर्थिक सहायता को या सहायकी को हम क्या करते हैं? आर्थिक सहायता ही लिख लीजिए इसको। तो
इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आपका कहलाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में लिखेंगे इसको NIT, दैट इज डिफरेंस ऑफ IT एंड सब्सिडी। IT गवर्नमेंट के द्वारा वस्तु विशेष पे इम्पोज की जाती है, सब्सिडी उत्पादक को दे दी जाती है ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ती में मिल सके। जैसे राशन की दुकान पे आपने देखा होगा 2 रुपए किलो पे हमें क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। कई बार हम जैसे सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर आपके 700 रुपए का आपको कितने में दिया जा रहा है, 500 रुपए में, 550 रुपए में दिया जा रहा है। तो 150 रुपए का गैप किसके रूप में है, वो आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा रहा है कंज्यूमर को, और थ्रो किसके दिया जा रहा है, प्रोड्यूसर के दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति हालांकि वर्तमान में तो DBT सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम, डायरेक्ट जो बेनिफिट सिस्टम है गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया, वो भी एक तरह से क्या है कि आर्थिक सहायता का रूप है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दे दी जाएगी, वो लागत में जुड़ जाएगी, मतलब लागत के रूप में उसको हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों को मिल जाएगी, और अप्रत्यक्ष कर कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बाजार कीमत में आपकी जो राशि शामिल है वो लागत के साथ साथ कौन सी है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि अगर शामिल है तो उस वस्तु की जो आकलन हम करेंगे उसकी कॉन्सेप्ट हो जाएगी बाजार कीमत पे, और अगर उसको माइनस कर देते हैं तो फिर अगली राशि किसमें हो जाएगी, हमारी साधन लागत पर। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट वो सकल है। अगर इसको हम समीकरण के रूप में देखेंगे तो इसको आप देख सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको उसको याद रखना है। बाजार कीमत इसमें क्या चीजें होगी, लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये पहला आपका समीकरण जो राष्ट्रीय आय के आपके अवधारणा आपको समझाएगा। इसको अगर कई बार हम देखते हैं, जैसे इसको लागत की बजाय साधन लागत की बात करें, अगर आपको सामान वैल्यू दे रखी है साधन लागत पर, और आपको निकालना बाजार कीमत पे, हम क्या करेंगे, साधन लागत का यहाँ पे लिख देंगे, बाजार कीमत पे आपका हो जाएगा बाजार कीमत। अब इसमें से हमें अगर साधन लागत पर निकालना तो बाजार कीमत में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बाजार कीमत पे आपका है, यहाँ पे लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, इसको समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ये आपका समझ में हो गया तो लगभग आप समझ लीजिए राशि क्या आपकी 1/3 हो जाएगी। बाजार कीमत अगर आपको निकालनी है तो लागत जो हम उसको हम और कर सकते हैं, साधन लागत भी कर सकते हैं। साधन लागत का मतलब है उत्पादन के साधन, जो 4 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। वेरी गुड। तो इनको जो प्रतिफल में हम क्या रूप में दे रहे हैं, अगर हम आपके मान लो किसी भूमि का उपयोग कर रहे हैं, भूमि का मतलब क्या बताया था कल, हाँ शाबाश, भूमि का मतलब वे सभी प्राकृतिक साधन जो हमें प्रकृति से निःशुल्क मिल रहे हैं, जिसके बदले हमें किसी भी तरह का भुगतान उनको नहीं करना पड़ रहा है, तो भूमि हो गई। भूमि के बदले क्या मिला था, लगान। अगर हम किसी की भूमि यूज कर रहे हैं तो उसको जो भी प्रतिफल दिया जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करने के बदले प्रतिफल दिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे लगान। दूसरा, अगर आप मान लो किसी ब्याज ले रहे, उधार ले रहे हो तो ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप किसी मजदूरों काम पे लगा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर कुशल श्रमिक है तो आपको वेतन देना पड़ेगा, और इन तीनों को इकट्ठा करने वाले को क्या मिलेगा, लाभ मिल जाएगा। तो चारों साधन जो की रिटर्न मिलेगा ये किसके रूप में देना पड़ेगा, साधनों की लागत, साधन लागत। अब जैसे ही साधन लागत, सपोज मान लो ये आपके 10 टेरेस की लागत आपके अगर 10 रुपए आ रही है और मार्केट में इसको बेचने जाएंगे तो ये 10 से ज्यादा मिलेगा। क्यों, सरकार की वजह से। सरकार इस पर क्या कर सकती है, कर भी लगा सकती है, सरकार इस पर सब्सिडी भी दे सकती है। सरकार को लग रहा है कि आम एक व्यक्ति इसको खरीदने में सक्षम नहीं है तो क्या कर देगी सरकार, सब्सिडी के माध्यम से इसकी प्राइसेस को कम कर देगी। लागत उतनी रहेगी, लागत इसकी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, लेकिन सरकार इस अगर मैं 2 रुपए प्रति चौक अगर मान लो डस्टर अगर वो सब्सिडी दे देती है तो अब इसकी मार्केट प्राइस कितनी रह जाएगी, 8 रुपए रह जाएगी। तो 2 रुपए सब्सिडी की वजह से आपकी बाजार कीमत और साधन लागत का मतलब प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा, अगर सरकार इस पर कर लगा देती है, सपोज इसमें 10% सरकार के द्वारा कर लगा दिया जाता है, कौन सा,
अप्रत्यक्ष कर। तो ऐसी स्थिति में 10 का 10% कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो ये 1 10 + 1 = 11। तो ऐसी स्थिति में बाजार कीमत की जो आपकी वैल्यू आएगी कैसे आएगी, साधन लागत जो उसके उत्पादन के साधनों को भुगतान किया गया प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में दोनों चीजें शामिल हैं, आईटी भी है, अप्रत्यक्ष कर भी है, माइनस सब्सिडी। इन दोनों का डिफरेंस क्या था, एनआईटी। ऐसी स्थिति में जैसे ही हम साधन लागत पे एनआईटी जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, वस्तु की वो क्या आएगा, बाजार कीमत पे। समझ में आ गया। इंग्लिश में कह सकते हैं मार्केट प्राइस = कॉस्ट प्लस एनआईटी। अगर अब आपको साधन लागत भी निकालना, कई बार न्यूमेरिकल आपको साधन लागत में पूछ लिया जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, बाजार कीमत में हम माइनस क्या कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देंगे। तो इस प्रकार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरी जो चीज आपको समझने वाली है, जो आपके समझ को बढ़ा के लगभग 66% पहुंचा देगी राष्ट्रीय आय वाला का, वो कॉन्सेप्ट आपका समझना है सकल। 2 तरह की वैल्यू आएगी आपकी, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब सकल का मतलब आप जानते हैं इसमें शामिल हैं, क्या शामिल हो सकता है, सोचिए जरा। हाँ, वेरी गुड। अगर मान लो आप जैसे उत्पादन करते हैं, अगर हम इसी डस्टर को देख लीजिए, इस डस्टर का यूज करेंगे तो ये क्या घिसावट होगी इसमें। वैसे इस डस्टर को बनाने वाली मशीन में बनाते समय क्या होगा, इसमें टूट फूट हुई होगी, घिसावट हुई होगी। कई बार क्या होता है कि मार्केट से वो वस्तु प्रचलन से बाहर हो जाती है। जैसे अभी आपके क्या है, MP4 वाले आपके फॉर्मेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। पहले क्या होता था, डीवीडी की पहले आपके क्या था, VCR हुआ करते थे। पहले आपके जो फोन थे वो क्या कीपैड वाले फोन थे, आजकल कौन से आ रहे हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं, टच फोन आ रहे हैं। तो अब कीपैड वाले क्या हो गए, प्रचलन से थोड़े थोड़े बाहर हो गए। तो ये जो वैल्यू होगी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, इसको हम जिस वैल्यू के रूप में समझेंगे उसको बोलेंगे मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन वह राशि है जो उत्पादक के द्वारा अपने पास रिजर्व में इसलिए रख ली जाती है ताकि वो नई मशीनरी का रिन्यूअल कर सके। तो मूल्य ह्रास का मतलब है वह राशि उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान मशीनों में होने वाली टूट फूट या मार्केट में होने वाले उस वस्तु विशेष के प्रचलन के बाहर चले जाने की वजह से जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मूल्य का ह्रास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, मार्केट में वस्तु को बेचने जा रहे हैं तो हमने उसको शामिल कर रखा है, इसका मतलब वो राशि क्या होगी, सकल होगी। और अगर आपको निकालना, राशि कौन सी निकालनी है, शुद्ध। तो शुद्ध राशि होगी सकल माइनस मूल्य ह्रास, या कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो वैल्यू होती है वो आपकी बाजार कीमत पे भी नहीं होती, वो साधन लागत पे होती है। वो सकल भी नहीं होती, वो क्या होती है, शुद्ध होती है। और घरेलू के बजाय क्या होती है, राष्ट्रीय होती है। तो अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बाजार कीमत आपको समझ में आ गया, इसमें मूल्यह्रास की राशि शामिल है। अगर इसको मूल्यह्रास की राशि माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साधन लागत पे आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देगा हमने, सकल। तो सकल को हमें क्या करना है, शुद्ध पे लाना है। तो शुद्ध पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सकल में से मूल्यह्रास की राशि को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, शुद्ध हो जाएगी, जो हमें उत्पादन के साधनों को बांटनी है प्रतिफल के रूप में, जिनको हम दे सकते हैं। अगर मान लो आपको पूछ लिया जाता है कि आपको सकल राशि निकालनी है, तो सकल अगर आपको शुद्ध दे रखा है, अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ हमें नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो आपके पक्ष बदल जाएंगे। वो मैथमेटिकल वाला वैल्यू है a + b = c, तो c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, a में से -b को कर देंगे। तो वही है यहाँ। अगर आपको राशि सकल निकालनी है, आपको शुद्ध दे रखी है, कई बार पूछ लेता है आपको राष्ट्रीय आय की गणना, आपको सकल घरेलू उत्पाद की या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करनी है, शुद्ध आपको दे रखा है। तो इस सिस्टम आप क्या कर देंगे, शुद्ध में डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास की राशि को जोड़ देंगे। मूल्यह्रास प्लस शुद्ध राशि आपकी क्या आ जाएगी, सकल आ जाएगी। क्लियर हो गया, दो चीज समझ में आ गई। पहला बाजार कीमत, जो समीकरण हमने कैसे देखा था, बाजार कीमत देखा था हमने साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। दूसरा हमने क्या देखना है,
सकल को हमने डेराइव करना है, सकल राशि को समझना। सकल का मतलब है उत्पादन की राशि में उसमें मूल्यह्रास वाली जो राशि है वो शामिल हमने कर रखी है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको, अगर हमें नेट वैल्यू निकालनी है तो उसमें से मूल्यह्रास की राशि को माइनस करना पड़ेगा। ये कंपनियों के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा मूल्यह्रास कोष रख लिया जाता है ताकि वो एक समय के बाद में अपनी उस वस्तु विशेष को दोबारा पुनर्स्थापित कर सके, उत्पादन प्रक्रिया वैसे के वैसे चलती रही। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है घरेलू। जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो आपके हमें निकालने राष्ट्रीय उत्पाद, अभी हमारा क्या दे रखा है घरेलू उत्पाद। अभी जो कल हमने चर्चा करी थी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, उसमें हमने क्या माना था कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, बंद अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ रखा है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, हमारे देश की सीमाएं पूरे विश्व के लिए खुली हुई हैं। कोई सा भी देश हमारे यहाँ पे आके कंपनी स्थापित कर सकता है, कोई भी हमारे कंपनी दूसरे देशों में जाके अपनी शाखाएं स्थापित कर सकती है। 10th क्लास का आप चैप्टर याद कीजिए वैश्वीकरण, जिसमें पहले वाले फर्स्ट पेज में आपने देखा था किस तरह से एक कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, उत्पादन उसका रिसर्च और विकास कहाँ पे कर रही हो, अमेरिका में कर रही है। उसके पुर्जे कहाँ बनवाए जा रहे हैं, चाइना में बनवाए जा रहे हैं। असेंबलिंग कहाँ हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है। बेचा कहाँ जा रहा है, पूरे विश्व में बेचा जा रहा है। और कॉल सेंटर कहाँ रख दिया उसने, इंडिया में। वेरी गुड, क्योंकि इंडिया में सस्ता श्रम, कुशल श्रम अवेलेबल। ये मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। उसी मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है। अब हमारा उत्पाद को घरेलू ना होकर क्या हो रहा है, राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें घरेलू और राष्ट्रीय का अंतर समझ में क्लियर कर लेना है। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ से राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, नेशनल कॉन्सेप्ट। और राष्ट्रीय उत्पाद के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि अब इकोनॉमी आपकी क्या है, ओपन इकोनॉमी है। तो ओपन इकोनॉमी अभी तक तो हमने देखा था देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का आकलन कब, एक वित्त वर्ष में। लेकिन अब क्योंकि आपकी राष्ट्रीय उत्पाद है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस घरेलू उत्पाद में जोड़ेंगे। इन दोनों में से हमने घटाया था, ये हमने क्या घटा दिया था, एनआईटी घटा दिया था। जब हमने बाजार कीमत से साधन लागत पे वस्तु का आकलन निकालेंगे तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया था, एनआईटी या शुद्ध प्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया था। सकल से हमने शुद्ध निकालने के लिए क्या किया था, मूल्यह्रास माइनस कर दिया था। लेकिन घरेलू से राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, वेरी गुड, इसमें जोड़ेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। अगर हमारी कोई वस्तु ज्यादा है, किसी सेवा का उत्पादन हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेच देते हैं। यह कहलाता है आपका एक्सपोर्ट। अगर किसी वस्तु का उत्पादन हमारी आवश्यकता से कम है तो हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, मंगवा लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, आयात। तो आयात और निर्यात का जो अंतर होगा किसका, उत्पादन के साधनों के रूप में इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं शुद्ध साधन। इसको थोड़ा सा और आराम से अगर देखें तो ये हो जाएगा, इंग्लिश में इसको नेफा बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये आयात और निर्यात थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमने साधनों के रूप में इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि हमारे उत्पादन के जो साधन हैं वो बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर के साधन आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आए हैं इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं निर्यात माइनस आयात। किसका, दोनों का होगा। इसका वस्तुओं का निर्यात भी शामिल है और सेवाओं का निर्यात भी शामिल है, वस्तुओं का आयात भी शामिल है और सेवाओं का आयात भी शामिल है। तो विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड इसको बोलते हैं, नीफा NIFA, या कई बार इसको NFIA बोल देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों, अब्रोड का मतलब विदेशों से। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड ऑब्लिक, अगर कुछ किताबों में आपको ये भी मिल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। हिंदी में इसको बोलेंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब इस घरेलू आय में जोड़ेंगे क्योंकि तो घरेलू सीमाओं का उत्पादन था। अब इसमें हमने क्या किया, विदेशों को अगर निर्यात कर दिया है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, आयात किया तो क्या करना पड़ेगा, हमें भुगतान करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसको जैसे जोड़ेंगे अब हमारी वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गई, राष्ट्रीय हो गई।
तीनों समझ में आ गया? पहला बाजार कीमत वाला, दूसरा क्या था सकल घरेलू उत्पाद वाला, सकल वाला, और तीसरा घरेलू उत्पाद वाला। तो अब हम इन तीनों को अगर एक साथ करके अगर समीकरण को जोड़ते हैं या अवधारणाओं को डेवलप करते हैं तो इससे आपकी सारी की सारी अवधारणाएं ऑटोमेटिकली दिमाग में आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पे हमें निकालना है साधन लागत की। पहला चेंजेस करेंगे हम, साधन लागत पर इसको वैसे ही रखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या थी? बाजार कीमत है। अब क्या हो जाएगी? साधन लागत, इंग्लिश में हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऐसे कैसे रहेगा? हमारा कॉन्सेप्ट चेंज क्या हो जाएगा? एमपी से एफसी। वेरी गुड। अब इस एफसी को डिराइव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इस वाले वैल्यू में से जीडीपी एट एनपी माइनस क्या कर देंगे? एनआईपी। वेरी गुड। हिंदी में लिख लोगे इसको। यह आपका है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्लियर हो गया? दूसरा, अब अगर हम मान लो इसको साधन लागत की जगह इसको और चेंज कर देते हैं, साधन लागत पर अब हम इसको भी चेंज कर दें, सकल को क्या कर दें? क्या करें? शुद्ध। लेकिन ये अभी भी घरेलू रहेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर इसमें से डिराइव करना है तो हमें दो चीजें माइनस करेगी। बाजार कीमत में से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनआईटी। और सकल में से माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास। लेकिन यहाँ पे साधन लागत पे से हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। किस पे से? इस वाली राशि में से निकालना है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से अगर आप निकालना चाहते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे जीडीपी एट एनपी। ये वाला आपका एफसी था, अब ये वापस क्या हो जाएगा? एफसी हो जाएगा। माइनस क्या कर देंगे हम? डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये शुद्ध हो जाएगा अब यहाँ पे एन डी पी एट एफ सी इज इक्वल टू जी डी पी एट एम पी माइनस एमपी में से अगर करोगे तो दो चीजें माइनस करनी पड़ेंगे आपको, एन आई टी माइनस डी। और अगर इसको आप माइनस करते हैं जी डी पी एट एफ सी दिस वन, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो? हमारा डी माइनस हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? वेरी गुड। अब हम इसको राष्ट्रीय आय वाला जो कॉन्सेप्ट उसको ले जाते हैं। अभी हमारा जो क्या था? घरेलू था। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है इसको? नीचे आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, इसको मिटा देता हूं। मिटा दो इसको। लिख लिया? वेरी गुड। अब लो यहाँ पे अब हमारा हो जाता है बाजार कीमत किस पे हो गया था? साधन लागत पे। साधन लागत पर सकल क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था। अब हमें घरेलू को किस में कन्वर्ट करना है? राष्ट्रीय में कन्वर्ट करना है। राष्ट्रीय उत्पाद जो कि राष्ट्रीय आय के रूप में जानी जाती है। जब भी आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय जो अभी तक हमने 9th 10th में 11th में पढ़ा था, कॉमन सा पढ़ा था, लेकिन 12th का जो ओरिजिनल इकोनॉमिक्स में आपके जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमारा जो घरेलू था अब इसमें क्या कर देंगे? हम क्या जोड़ेंगे? निफा जोड़ देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी? एनडीपी आ गई थी, नेट आ गया था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, और किस पे था? फैक्टर कॉस्ट पे था। अब हमें क्या करना है? इसमें जोड़ देना है एन आई एफ ए। तो हमारे पास क्या जाएगा? एन, ये एन था, ये अब डोमेस्टिक किसमें कन्वर्ट हो गया? एन में कन्वर्ट हो गया। पी आपका पी रह जाएगा, एफ सी रह जाएगा। दिस इज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है एन एन पी एफ सी।
समझ में आ रहा है? तो ये आपके 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स की आप कोई भी न्यूमेरिकल गलत करके नहीं आएंगे। मैं इनको फिर समराइज कर देता हूँ, 3 आपको समीकरण बना के दे देता हूँ। ये समीकरण आपके राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन के मूल मंत्र हो जाएंगे। पहला हमारा था बाजार कीमत, बाजार कीमत को अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या आप कह सकते हैं साधन लागत के लिए आप क्या करेंगे, बाजार कीमत में से दिख रहा है माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये आपको मैथमेटिकल वाला, अगर एक को जोड़ देंगे तो दूसरे को माइनस कर देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका कौन सा, सकल। सकल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, शुद्ध प्लस मूल्यह्रास, और अगर आपको निकालना है शुद्ध आप क्या कर देंगे, सकल माइनस मूल्य ह्रास। इंग्लिश में भी इसको साथ साथ आप कर दीजिए, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIP। और अगर आपको मार्केट यहाँ पे दे रखा है फैक्टर कॉस्ट निकालना आपका, तो यहाँ क्या करेंगे, मार्केट प्राइस माइनस NIP हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपका क्या वैल्यू है, ग्रोस वैल्यू है। ग्रोस वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। और अगर आपको निकालनी है नेट वैल्यू तो आप क्या करेंगे, ग्रोस वैल्यू में से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। और तीसरा आपका जो है वो है, अगर आपको दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे हम, तो घरेलू से आपको अगर निकालना, कई बार आपको राष्ट्रीय दे दिया जाता है, तो राष्ट्रीय का जो कॉन्सेप्ट होगा, नेशनल कॉन्सेप्ट होगा, उसमें से आप क्या कर देंगे, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है सामान्यतः, क्योंकि इसमें आपके निफा जुड़ा हुआ, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे। घरेलू निकालने के लिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और अगर आपको निकालना है राष्ट्रीय, दिख रहा है, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, घरेलू प्लस NIFA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये दोनों इसमें कंफ्यूजन मत करना, NIFA भी करते हैं, NFIA भी कर लेते हैं, दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में अगर इसको आप समीकरण के रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी इधर देख लो आप, यह आपके हो जाएगा नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस निफा हो जाएगा। और अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो आप क्या करेंगे, नेशनल माइनस क्या कर देंगे, NIFA कर देंगे। तो ये आज के आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप समझिएगा। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गया तो ये आपकी राष्ट्रीय आय के किसी भी न्यूमेरिकल को आप गलत करके नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल आपके आते हैं बहुत आसान से आते हैं, आपको केवल जोड़ना और घटाना होता है, कंफ्यूजन हो जाता है क्या जोड़ना और क्या घटाना है। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई तो मेरे को नहीं लगता कि आप कोई भी न्यूमेरिकल गलत करके आएंगे। अलग इनके नाम कई बार अलग अलग आ जाते हैं, जैसे मूल्यह्रास है, इसको हम स्थिर पूंजी का उपभोग बोल देते हैं। कई बार आप क्या ना इसका अलग अलग नाम से आ जाता है। जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वहाँ अलग अलग आपके टर्म्स आएंगे और ये सारे टर्म्स आपके जैसे आएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ ये 3 ही है, बाजार कीमत, सकल और घरेलू। इन तीनों को अगर समझ में आ गया तो आपको राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मेरे सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे आप मेरे से बात कर सकते हैं और इन नोट्स को आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।